आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। कहा, जेन जी को खेल के मैदान पर तिरंगा फहराते देखना गर्व की बात। भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार। कांग्रेस के प्रस्तावित मनरेगा बचाओ अभियान पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने का निशाना। कहा, कांग्रेस को ग्राम काम राम से परेशानी। कानून के खिलाफ भ्रम न फैलाने की दी नसीहत। तमिलनाडु के दौरे पर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, 2026 में तमिलनाडु में बनेगी बीजेपी की सरकार। डीएमके सरकार को बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। हर क्षेत्र में विफलता के लिए तमिलनाडु सरकार पर साधा निशाना। भारतीय तटरक्षक को मिलेगा अत्याधुनिक स्वदेशी पोत। गोवा में समुद्र प्रताप का जल अवतरण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्नत तकनीक और सेंसर से लैस है समुद्र प्रताप। नाइजर में बंदूकधारियों के हमले में 30 ग्रामीणों की मौत। कई लोगों को का किया अपहरण। अगवा किए गए लोगों में एक कैथोलिक स्कूल के 300 से अधिक स्कूली बच्चे और उनके शिक्षक भी शामिल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसका आयोजन वाराणसी स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में पूरे भारत से विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीम के 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में भारतीय वॉलीबॉल में प्रतिस्पर्धा, खेल भावना और प्रतिभा के उच्च मानकों का प्रदर्शन होने की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वॉलीबॉल का खेल टीम भावना से जोड़ती है और भारत की विकास गाथा इससे जुड़ती है। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक और एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक जन, हर एक वर्ग, हर प्रांत एक सामूहिक चेतना से, इंडिया फर्स्ट की भावना से देश के लिए काम कर रहा है। और वहीं देश में हो रहे सुधारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेल के क्षेत्र में भी सरकार ने काफी सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो भारत नीति 2025 से सही प्रतिभा को अवसर मिलेगा। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथियों, आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं।
और वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और एथलेटिक के विकास को बढ़ावा देने को दर्शाता है। यह आयोजन प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों के केंद्र के रूप में वाराणसी की पहचान को और सशक्त करता है और सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों की मेजबानी में शहर की बढ़ती भूमिका के अनुरूप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के पुदुकोट्टई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया। इस साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी ने पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार का अभियान शुरू कर दिया है। अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि तमिलनाडु को इस भ्रष्टतम सरकार से बहुत जल्द मुक्ति मिलेगी। शाह ने कहा कि डीएमके सरकार जनता के विकास के मामले में सभी प्रकार से विफल रही है और इसे बदलने का समय आ गया है। पूरे भारत में सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य है स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। मैं आज तमिलनाडु की जनता को कहने आया हूं, तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। डीएमके सरकार को सनातन विरोधी बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन्होंने हिंदुओं के अपमान का सिलसिला चलाकर रखा है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त इन्होंने तमिलनाडु में अघोषित कर्फ्यू लगाने का काम किया था। उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। स्टालिन सरकार हिंदुओं की मूर्ति विसर्जन पर स्टे लगाने का काम करती है। तमिलनाडु में हिंदू आस्था के, हिंदुओं के विश्वास के अपमान का सिलसिला इन्होंने चलाकर रखा है। तमिलनाडु में अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त अघोषित कर्फ्यू लगाया जाता है। उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन पर भी स्टे लगाने का काम डीएमके सरकार करती है। मैं स्टालिन जी को कहना चाहता हूं, हमारे संविधान की मर्यादाओं को आपने हिंदू समाज पर अत्याचार कर तोड़ने का काम किया है। और वहीं अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एआईडीएमके के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। ये समारोह में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ, हमारे और साथी दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन कर कांग्रेस और डीएमके को अंतिम लड़ाई देने का काम करने वाली है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समुद्र प्रताप को गोवा में तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री गोवा पहुंच चुके हैं। ये पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इसे विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया गया है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएगा ही, लेकिन इसके साथ ही ये अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस है। इस पोत में कई उन्नत तकनीकें व सेंसर भी लगाए गए हैं। रक्षा मंत्री ने गोवा शिप बिल्डर्स के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए हमें इस बदलते परिदृश्य के अनुरूप ढलना होगा। हमें अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त हासिल करने के लिए जहाजों को अत्याधुनिक उपकरणों, एआई सक्षम रखरखाव और साइबर सुरक्षित प्लेटफॉर्मों से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। डिफेंस के क्षेत्र में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ रहा है, इससे भी आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं।
आने वाले समय में हमें उस बदलते हुए स्वरूप के अनुसार खुद को भी बदलना होगा। हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट से लैस शिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मेंटेनेंस और साइबर सिक्योर प्लेटफॉर्म पर भी फोकस करना होगा, ताकि हम अपने एडवर्सरीज के मुकाबले एज हासिल कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि जीएसएल इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी लीडरशिप दिखाएगा। और आंध्र प्रदेश में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाणिज्यिक विमानन सेवाओं के लिए तैयार हो गया है। भोगापुरम में बने इस हवाई अड्डे पर रविवार को विमानों के उड़ान का परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। जल्द ही यह हवाई अड्डा आम यात्रियों के लिए अपनी सेवाएं देने लगेगा। आंध्र प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि। भोगापुरम में बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक वैलिडेशन फ्लाइट का आयोजन किया गया। ये उड़ान एयर इंडिया के विमान द्वारा संचालित की गई, जो राज्य के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एक अहम मील का पत्थर है। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश सरकार और जीएमआर ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। India is no longer seen as a strong domestic aviation market, but as a global aviation market. That is the vision our Prime Minister has set for us today, and we are going in the right path. And the number of airports that we are launching, every 45 to 50 days we are having one airport launch. Either it's a new airport or it is an airport where we have expanded the capacity, and in the last 18 months itself we have done many, and the most prestigious of them has been the Navi Mumbai airport, which has also been pending for long decades. We have completed that, and very soon we are going to open the Noida Jewar airport also, which is on the verge of completion, and very soon we are going to see the Bhogapuram also launching its operations. So you are seeing how, with a vision to look into the future, we are creating the airports today. इस सफल उड़ान के साथ रनवे, नेविगेशन सिस्टम और अन्य ऑपरेशनल व्यवस्थाओं की जांच पूरी हो गई है, जो डीजीसीए के सभी नियमों के अनुरूप है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भोगापुरम एयरपोर्ट विकास का बड़ा इंजन बनेगा। इससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम पूर्वी भारत की आर्थिक राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है। गेटवे ऑफ द ईस्ट, this is a vision our Chandrababu Naidu garu has for this city, and you would see that in the last 18 months the way Vizag has been projected internationally. And one biggest example that I want to put here is the $15 billion investment that Google is making. Google has always been situated in the Silicon Valley, and the first investment of this sort they are making outside of Silicon Valley, not even in the United States, not even in the Americas or the cross Atlantic. They have come all the way to India, they have come all the way to Andhra, they have come all the way to Visakhapatnam. So the idea of saying Gateway of the East, already people are supporting that idea and people are coming. पीपीपी मॉडल के तहत डीबीएफओटी आधार पर विकसित हो रहे ये एयरपोर्ट शुरुआती चरण में हर साल 60 लाख यात्रियों को सेवा देगा, जिसे भविष्य में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। परियोजना में एरोसिटी, एविएशन हब और अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल भी शामिल है, जो भोगापुरम एयरपोर्ट को आंध्र प्रदेश का भविष्य का प्रमुख एविएशन गेटवे बनाएगा। वैलिडेशन फ्लाइट की सफलता के साथ भोगापुरम एयरपोर्ट अब व्यावसायिक उड़ानों के और करीब पहुंच गया है। ये ग्रीनफील्ड परियोजना आंध्र प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान देगी और आर्थिक विकास, पर्यटन और रोजगार को और मजबूत आधार प्रदान करेगी। कैमरा पर्सन अनिकेत दुबे के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंध्र। और बेंगलुरु में तेजस एलसीए की ऐतिहासिक पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया जा रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बेंगलुरु के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स में 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी तेजस 25 एरोनॉटिक्स 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने किया। इस दौरान तेजस का शानदार फ्लाई पास्ट भी दिखा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारतीय विमानन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना और एक निर्णायक रोड मैप बनाना है। उद्घाटन के बाद अत्याधुनिक स्वदेशी एरोस्पेस इंजीनियरिंग और भविष्य की अवधारणाओं का प्रदर्शन किया गया। तेजस 25 एरोनॉटिक्स 2047 कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत की एक अद्भुत झलक देखने को मिली।
और वहीं जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी वृद्धि और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हैं, ऐसे समय में भारत की आर्थिक गतिविधियों से जुड़े संकेत अपेक्षाकृत मजबूत बने हुए हैं। S&P ग्लोबल द्वारा जारी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर न सिर्फ विस्तार की स्थिति में है, बल्कि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। किसी भी अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग को विकास का एक मजबूत पैमाना माना जाता है। अगर मांग में तेजी है तो विकास की संभावना बेहतर नजर आती है, और अगर डिमांड या मांग में कमी आती है तो माना जाता है कि भविष्य को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। S&P ग्लोबल नाम की एजेंसी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड की स्थिति को नापने के लिए PMI के आंकड़े जारी करती है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में डिमांड को मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विस सेक्टर में डिमांड को सर्विसेज PMI के जरिए मापा जाता है। अगर PMI का आंकड़ा 50 से ऊपर रहता है तो ये मांग में बढ़ोतरी का संकेत देता है, और 50 से कम की PMI का संकेत है कि डिमांड कम हो रही है। आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की PMI मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 2012 से 2025 के बीच भारत का औसत PMI रहा 53.37, यानी मांग में बढ़ोतरी लगातार बनी रही। अगस्त 2025 में भारत का PMI 59.3 के सर्वोच्च स्तर पर गया और कोरोना महामारी के दौरान 27.4 तक गिरा। दिसंबर 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI करीब 55 दर्ज किया गया, जो विस्तार दिखाता है, लेकिन भारत का सर्विसेज PMI 59 के आसपास बना हुआ है, जो तेज आर्थिक रफ्तार को दिखाता है। खास बात यह है कि नए घरेलू ऑर्डर्स, रोजगार सृजन और उत्पादन में बढ़ोतरी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सहारा दिया है, लेकिन भारत की असली ताकत सेवा क्षेत्र में नजर आती है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक IT सेवाएं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, पर्यटन, होटल और परिवहन जैसे क्षेत्रों में मजबूत मांग बनी हुई है। दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। यूरोजोन का मैन्युफैक्चरिंग PMI लगातार 50 से नीचे बना हुआ है, जो वहां औद्योगिक संकुचन की ओर इशारा करता है। ऊर्जा लागत, कमजोर उपभोक्ता मांग और भू राजनीतिक दबावों ने यूरोप के उद्योगों पर दबाव बढ़ाया है। चीन का मैन्युफैक्चरिंग और सेवा PMI 50 के आसपास बना हुआ है, जो बेहद सीमित वृद्धि को दिखाता है। चीन में मार्च से लगातार गिरावट के बाद दिसंबर में PMI के आंकड़ों में सुधार देखा गया। वहीं अमेरिका में दोनों सेक्टर का PMI 52-53 के दायरे में है, जो मध्यम लेकिन स्थिर विस्तार का संकेत देता है। अमेरिका में आर्थिक गतिविधियों में विस्तार की रफ्तार धीमी है और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के बेहतर प्रदर्शन के पीछे कई संरचनात्मक कारण हैं। मजबूत घरेलू मांग, 140 करोड़ की आबादी वाला विशाल उपभोक्ता आधार और शहरी ग्रामीण खपत में निरंतर बढ़ोतरी भारत को वैश्विक झटकों से बचाने में मदद कर रही है। इसके अलावा सरकारी नीतिगत समर्थन जैसे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं, बुनियादी ढांचे में निवेश और लॉजिस्टिक सुधार उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा रहे हैं। सरकार ने उम्मीद जताई है कि भारत लगातार कई सेक्टर्स में मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहा है और उम्मीद है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पुरानी साख को जल्दी ही प्राप्त कर लेगा। स्वदेशी की भावना, चाहे वंदे भारत देखिए, चाहे जो रॉकेट जा रहा है ऊपर वो देखिए, चाहे 4G 5G का टेलीकॉम नेटवर्क देखिए, अब तो हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर चिप्स भी बन रही है, सब स्वदेशी से प्रेरित है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो राष्ट्र विश्व भर को अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के कारण विश्व भर में जाना जाता था, यूरोप में बड़े से बड़ा व्यक्ति भी चाहता था कि भारत से बनी हुई चीज उसके घर में आए, वो हमने किसी कारण से और खासकर अंग्रेजों की पॉलिसी के कारण हमने वो मैन्युफैक्चरिंग का बेस एक बार गंवा दिया। अब उस मैन्युफैक्चरिंग के बेस को हम फिर से अपने देश में लागू कर रहे हैं। जस्ट 11 years ago अगर हम देखते तो 99% मोबाइल फोन बाहर से आते थे, आज 99% हिंदुस्तान में बनते हैं। हाल के महीनों में निर्यात ऑर्डर्स में आई कमी, वैश्विक ब्याज दरों का असर और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गति कुछ धीमी है, जिसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक लचीली बनी हुई है। कुल मिलाकर PMI आंकड़े संकेत देते हैं कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है और आने वाले महीनों में सेवा क्षेत्र इसकी ग्रोथ इंजन बना रह सकता है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 10 जनवरी 2026 तक फ्रांस और लग्जमबर्ग के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। पेरिस में वे फ्रांस के नेतृत्व से मिलेंगे और विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर जयशंकर फ्रांसीसी राजदूत सम्मेलन के 31वें संस्करण को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी संबोधित करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री लग्जमबर्ग जाएंगे, जहां वे उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल और अन्य शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। वे लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 5 से 8 जनवरी 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना हुए। यह यात्रा भारत की विदेशी मित्र राष्ट्रों के साथ रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को और मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। जनरल द्विवेदी का यह दौरा 5 से 6 जनवरी 2026 को यूएई में प्रमुख कार्यक्रमों के साथ शुरू होगा। सेना प्रमुख यूएई सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, पेशेवर सैन्य संबंध और रणनीतिक समझ को और मजबूत करना है। यूएई की यात्रा के बाद जनरल द्विवेदी 7 से 8 जनवरी को श्रीलंका का दौरा करेंगे और इस दौरान वो श्रीलंकाई सेना के कमांडर, रक्षा उपमंत्री और रक्षा सचिव सहित अन्य वरिष्ठ सैन्य और नागरिक अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जनरल द्विवेदी श्रीलंका में प्रशिक्षण सहयोग, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित दोनों देशों के पारस्परिक हितों वाले विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जनरल द्विवेदी IPKF युद्ध स्मारक पर जाकर भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अब बात VB जी राम जी की। गांव, गरीब और श्रम भारत की आत्मा के ये 3 स्तंभ, जब इन्हें पारदर्शिता और अधिकार का सहारा मिलता है तो विकास केवल नारा नहीं हकीकत बनता है। VB जी राम जी कानून उसी हकीकत की ओर बढ़ा कदम है जिसे सुधार कहते हैं, लेकिन कुछ दल इसे सियासी बना रहे हैं और इस कानून पर कांग्रेस के विरोध के बीच सरकार ने फिर दोहराया कि यह कानून ग्रामीण विकास के लिए गेम चेंजर होने जा रहा है और कांग्रेस इसीलिए बौखलाई हुई है। विकसित भारत जी राम जी का विरोध क्यों? भाजपा का आरोप, कांग्रेस को ग्राम, काम और राम से परेशानी। क्या विपक्ष के पास नहीं बचा विरोध का कोई मुद्दा? क्या कांग्रेस का संग्राम भ्रष्टाचार को बचाने का काम? नए BB जी राम जी कानून को लेकर विपक्ष का रवैया और विरोध लगातार सवालों के घेरे में है। वहीं सोमवार से कांग्रेस की प्रस्तावित मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर भाजपा हमलावर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के इस संग्राम को केवल भ्रष्टाचार को बचाने की साजिश करार दिया है। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए साफ कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था, जिसे खत्म कर लाया गया नया कानून जनहित को सर्वोपरि रखते हुए डिजिटल गवर्नेंस के जरिए बेहतर पारदर्शिता के साथ लोगों का हक उन तक पहुंचाने का काम करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने नई योजना पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी पर सवाल तो उठाए ही, साथ ही कांग्रेस से कानून को लेकर झूठ और भ्रम न फैलाने की अपील भी की। मनरेगा बचाओ संग्राम, ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। इतनी विशाल धनराशि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि है। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? क्या ये पैसा गांव के विकास में लगा? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। सरकार का संदेश साफ है। नए कानून के जरिए पिछली व्यवस्था के कारण फैले भ्रष्टाचार को रोकने की न केवल कोशिश की जाएगी, बल्कि पारदर्शिता के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का काम किया जाएगा, जो मजदूरों को उनका असली हक उन तक पहुंचाने का काम करेगा। विकसित भारत जी राम जी से विकसित भारत की राह। नई योजना में भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी सशक्त। नए कानून में मजदूरों का हित सुरक्षित, डिजिटल गवर्नेंस से बढ़ेगी पारदर्शिता। मनरेगा में नहीं तैयार हो रही थी गांव में स्थायी संपत्ति। नई योजना विकसित ग्राम पंचायत का प्लान।
कानून को लेकर जहां सरकार लगातार अपना पक्ष बेबाकी और स्पष्टता से रख रही है, वहीं विपक्ष शासित राज्यों में कानून का विरोध जारी है। 2 राज्यों की विधानसभाओं ने इस नए कानून के खिलाफ औपचारिक तौर पर प्रस्ताव भी पारित किए हैं। पंजाब में 30 दिसंबर 2025 को विधानसभा में सर्वसम्मति से कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। तेलंगाना विधानसभा में 2 जनवरी 2026 को कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। आइए जानते हैं कि संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ अगर कोई राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करती है तो उस पर कानून क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर स्थिति काफी स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में पहले ही स्पष्ट किया है कि राज्य विधानसभाओं के प्रस्ताव केवल ओपिनियंस हैं। ये कानून को रद्द या रोक नहीं सकते। राज्यों को किसी केंद्रीय कानून के गुण दोषों पर अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, लेकिन राज्य सरकारें केंद्रीय कानून को मानने से इनकार नहीं कर सकती। अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। वहीं अनुच्छेद 257 केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह राज्यों को ऐसे निर्देश दे सके जो केंद्रीय कानूनों के निष्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर करें। इसके अलावा टकराव की स्थिति में यदि केंद्र और राज्य दोनों ने समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाया है और उनमें टकराव है, तो केंद्र का कानून ही प्रभावी होगा। किसी राज्य को लगता है कि केंद्र का कानून उसके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वह अनुच्छेद 131 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उस कानून को चुनौती दे सकता है। इस सब के बावजूद राज्य किसी केंद्रीय कानून को लागू करने से अगर इनकार करता है, तो धारा 355 के तहत केंद्र सरकार राज्य को ऐसा ना करने के लिए चेतावनी दे सकती है और आखिर में धारा 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। ऐसे में नए कानून को लेकर विपक्ष का विरोध केवल राजनीतिक स्टंट भर ही नजर आता है, जो असल मुद्दों से भटकाकर जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने का रास्ता भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता हरीश राव ने तेलंगाना भवन में गोदावरी बाना काचेरला प्रोजेक्ट में एक प्रेजेंटेशन दिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने गोदावरी बाना काचेरला प्रोजेक्ट के लिए नॉन परफॉर्मिंग लोन एग्रीमेंट किया था और इस प्रोजेक्ट को जानबूझकर लापरवाही से चलाया गया। राव ने कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने जल परियोजनाओं के संचालन में भेदभाव और पक्षपात किया। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार के समय केवल 6.64 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का पानी मिला था, जबकि बीआरएस सरकार ने 9 वर्षों में 48.74 लाख एकड़ भूमि को जल उपलब्ध कराया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हमला बोलते हुए हरीश राव ने आरोप लगाया कि उन्होंने एपेक्स काउंसिल की बैठक के एजेंडे के केवल आधे मुद्दों का ही उल्लेख किया और इसके साथ ही राव ने रेवंत रेड्डी पर विधानसभा में झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। राव ने कहा कि कृष्णा नदी के पानी का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हरीश राव ने झूठे बयानों और आरोपों के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। और वहीं असम विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष और बीटीसी प्रमुख हाग्रामा मोहिलारी ने 2026 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बीपीएफ पहले से ही एनडीए का हिस्सा है और पूरी तरह से तैयार है। एनडीए में सीट बंटवारे पर जल्द फैसला लिया जाएगा। हालांकि मोहिलारी ने साफ कर दिया है कि बोडोलैंड क्षेत्र में यूपीपीएल के साथ कोई सीट साझा नहीं की जाएगी। बीटीआर में बीपीएफ अकेले चुनाव लड़ेगी। 126 है, 126 में बीपीएफ कितना खेलेगा, बीजेपी कितना खेलेगा और एजीपी कितना खेलेगा, वो हम लोग बात कर रहे हैं। पास वो 15 का बात नहीं है। 126 सीट में बीजेपी कितना खेलेगा, एजीपी कितना खेलेगा, बीपीएफ कितना खेलेगा, वो फाइनल होने वाला है।
पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। उन्होंने एसआईआर को तत्काल स्थगित करने की मांग की है और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में एसआईआर प्रक्रिया के तहत हो रही सुनवाई प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अपनी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट को सुनवाई केंद्रों के भीतर ले जाने के लिए वो बार बार चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव आयोग ने उन व्यक्तियों को सुनवाई के लिए बुलाया है जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है या जो सूची से अपना कोई संबंध साबित नहीं कर पाए हैं। इन व्यक्तियों से आयोग ने 13 निर्धारित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज दिखाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने इन दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की है। इसके अलावा ममता ने सीईओ कार्यालय की ओर से निर्देश आधिकारिक अधिसूचना के जरिए नहीं दिए जाने पर भी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया की भी आलोचना की है। ममता ने कहा है कि चुनाव आयोग ने डीईओ को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को मान्यता न दी जाए। उन्होंने कहा है कि दस्तावेजों की गहन जांच के कारण एसआईआर प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे ये समय पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। और अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इस प्रक्रिया में हो रही देरी पर चिंता भी जता रही हैं। मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तेनकाशी जिले के कदयानल्लूर स्थित श्री अन्ना मलेरनाथन मंदिर की 3.93 एकड़ भूमि को मंदिर के नाम बहाल करने का आदेश दिया है। इस भूमि का मौजूदा अनुमानित मूल्य लगभग 110 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अदालत ने वर्ष 1994 में की गई मंदिर भूमि की नीलामी को अवैध घोषित किया है। नियमों के अनुसार ट्रस्टियों के द्वारा मंदिर भूमि सिर्फ अति आवश्यक और मंदिर के हित में होने की स्थिति में ही सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने और जांच के बाद बेची जा सकती हैं। इस प्रक्रिया का पालन न होने के कारण 16 मई 1997 को तत्कालीन आयुक्त ने नीलामी को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद वर्षों तक मंदिर हित में और विरोध में कई याचिकाएं दायर होती हैं। अंततः अदालत ने 15 दिसंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए भूमि की बहाली का आदेश दिया, जिसे 1 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया। इस फैसले को मंदिर संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम मिसाल माना जा रहा है। और 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल रियासी जिले के ज्योतिपुरम में पहुंचे और इस दौरान जिला विकास आयुक्त सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। ऊर्जा मंत्री ने ज्योतिपुरम में अधिकारियों के साथ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण बैठक की। ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ज्योतिपुरम के अन्य क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे और इस मौके पर परियोजनाओं की स्थिति का भी जायजा लेंगे। इस दौरान केंद्र और राज्य के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का यह दौरा जम्मू कश्मीर में ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक गति मैदान के भारत मंडपम में रविवार को स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के 43वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर के निदेशक अविनाश चंद्र पांडे और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष आनंद कुमार ने समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में वो सम्मिलित हुए। समारोह में लगभग 120 बी आर्क छात्र, 150 मास्टर ऑफ प्लानिंग के छात्र और पीएचडी शोधार्थी भी यहां पर शामिल हुए, जिन्हें उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि डिजाइन और प्लानिंग के क्षेत्र में युवाओं को अपनी मौलिकता और जमीनी हकीकत को जोड़कर काम करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विजन को सफल बनाने में आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। Even after national education policy giving us all the freedom, telling us to break down silos, telling us to look at the multidisciplinary aspects of it, exposing young students to all the various elements that they will encounter in their lives. Even now, I do feel that perhaps there is a lot of structuring that we have borne, because over the years that is a system that we have taken forward. We really need to revitalize it. और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार 3 जनवरी को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए 12 माओवादियों के शव आज बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों में 5 महिला नक्सली थी।
मामले पर सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया है कि 3 जनवरी को सुकमा जिले में डीआरजी और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई। 12 शव बरामद किए गए, जिनमें से 5 महिला नक्सली थी। मारे गए नक्सलियों पर कुल 60 लाख रुपए का इनाम था। दिनांक 3 तारीख को जिला सुकमा में किश्तराम क्षेत्र अंतर्गत पामलूर क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई, उसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। इसमें 5 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। जो मारे गए नक्सली उन पे 60 लाख का इनाम था। इसमें कोंटा एरिया कमेटी इंचार्ज मंगड़ू और कोंटा एरिया कमेटी सेक्रेटरी हितेश, इनका समावेश था। इनके मारे जाने में जिला सुकमा में और कोंटा क्षेत्र में शांति प्रस्थापित हो गई। और वहीं कड़ाके की ठंड में जब सबसे बड़ी चुनौती होती है इंतजार और उम्मीद, तब दिल्ली के एम्स अस्पताल ने मानवीय संवेदना की एक मिसाल पेश की है। मरीजों और उनके परिजनों को ठंड से राहत देने के लिए एम्स और सीआरपीएफ की साझा पहल आश्रय सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भरोसा है। इस कड़ाके की सर्दी में एम्स दिल्ली ने मरीजों और उनके तीमारदारों को सर्दी से बचाने के लिए एक नई और सराहनीय पहल की है। दरअसल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के सहयोग से एम्स में आश्रय सुविधा को शुरू किया गया है। इसका मकसद रात के समय ओपीडी के लिए अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे मरीजों और उनके तीमारदारों को सुरक्षित और आरामदायक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसके अलावा एम्स के 4 विश्राम सदन हैं, जिनकी क्षमता करीब 1500 लोगों की है। इन सब की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। ये जो सुविधा है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम भी ऑनलाइन डैशबोर्ड में भी दिख जाएगा आपको, और विश्राम सदन का भी आपका पब्लिक डोमेन में है, डैशबोर्ड में अवेलेबिलिटी है, वो लोग वहाँ से बुकिंग ले सकते हैं। और विश्राम सदन में ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 1500 बेड्स का सुविधा बनाया गया है अस्पताल के लिए। मेन कैंपस में, ट्रॉमा सेंटर में, एनसीएचजेजर में कुल मिला के हमारे पास आज के दिन में 1500 बेड्स का कैपेसिटी है पेशेंट्स का अटेंडर के रहने के लिए। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि रात में एम्स के बाहर इंतजार कर रहे मरीजों को इलेक्ट्रिक शटल बसों और ई रिक्शा के जरिए आश्रय सदन तक पहुंचाया जाता है। मरीजों को रिपोर्टिंग के क्रम में टोकन नंबर दिया जाता है, ताकि अगले दिन ओपीडी पंजीकरण उसी क्रम में हो सके और किसी को असुविधा ना हो। हमारे ई बैटरी व्हीकल्स हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है, रात में मिडल ऑफ द नाइट भी चलते हैं। वो जो भी रास्ते पे सो जाते हैं उन सबको लेके आके आश्रय में उनको वहाँ पर लेके जाते हैं। आश्रय ये वो एरिया है जहाँ पर जो भी पेशेंट्स ओपीडी टोकन के लिए आते हैं उनको रहने की जगह है, बिस्तर है, ब्लैंकेट है, वॉशरूम्स दिया जाता है, खाना भी फ्री में दिया जाता है। सीआरपीएफ हमारा मदद कर रहा है। ये अवेलेबल है ट्रॉमा सेंटर के कैंपस में हमने रखा है। एम्स के आश्रय सदन में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए मुफ्त भोजन, कंबल और स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। इससे उन्हें सम्मान और आराम दोनों मिल रहा है। मरीजों को इलेक्ट्रिक वाहनों से उनके संबंधित ओपीडी तक पहुंचाया जाता है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित रहती है। इस आश्रय सुविधा में लगभग 250 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। एम्स के विश्राम सदनों में कुल 1500 लोगों की ठहरने की व्यवस्था है। एम्स के इस विश्राम सदन और आश्रय सुविधा का फिलहाल पूरा उपयोग हो रहा है। इस पहल से मरीजों की परेशानी काफी हद तक कम हुई है और अस्पताल में उनका अनुभव बेहतर हुआ है। यहाँ मेरे बेटे का इलाज हो रहा है, उससे ब्रेन ट्यूमर है, जो कि ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन 7-8 घंटे का ऑपरेशन था, वो सक्सेस हो गया है। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा लगा। रूम की फैसिलिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। और फिर यहाँ पे हमने खाना भी खाकर देखा, तो यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा है। बहुत आराम मिला हमको यहाँ पे आकर, यहाँ पे अच्छा लगा हमें। हम अपनी बेटी का वो ट्यूमर का इलाज करा रहे हैं और सुविधा बढ़िया है। 2 महीने हो गए हमें यहाँ आए। पहले राजकुमारी में चलता था, अब कैंसर वाले में चल रहा है। खाने की भी सुविधा है, रहने की भी बढ़िया सुविधा है। हाँ, साफ सफाई भी है, नहाने धोने की भी सुविधा है। तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी में ले गई और वहाँ दिखा के रात के 12 बजे आए, आराम से उधर से निकलने दिया, कोई दिक्कत नहीं। एम्स प्रशासन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इस सुविधा का विस्तार भी किया जा सकता है। एम्स का यह कदम बताता है कि संवेदनशील सोच, बेहतर प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था के जरिए मरीजों को बड़ी राहत दी जा सकती है। यह पहल देश भर के अस्पतालों के लिए एक मिसाल भी बन सकती है। इस सर्दी के सीज़न में जो मरीज और उनके जो परिजन हैं सड़कों पर सोने को मजबूर होते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए एम्स ने ये खास तैयारियां की हैं। विश्राम सदन, इसके अलावा जो आश्रय है उसको बनाया गया है और सैकड़ों की संख्या में, जिस तरह से डायरेक्टर ने भी बताया कि करीब 1500 लोगों के वहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई है। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी बारे में हमने आज से एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। पीएम मोदी ने अप्रैल 2022 में जल सुरक्षा को लेकर जिस दूरदर्शी सोच के साथ मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की थी, उसकी सफलता आज जमीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पीएम की अध्यक्षता में प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत हुई नियमित समीक्षाओं ने इस परियोजनाओं की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है और यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयास से अमृत सरोवर आज एक सरकारी योजना से आगे बढ़कर जल संकट से निपटने का प्रभावी राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जल सुरक्षा की दिशा में एक दूरदर्शी संकल्प दिया, मिशन अमृत सरोवर। इस मिशन के तहत हर जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया और फिर शुरू हुआ मिशन मोड में काम। लेकिन अमृत सरोवर केवल एक सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि सरकारी योजनाओं को गति देने और तय समय में खत्म करने को लेकर प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर शुरू की गई प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस योजना की न सिर्फ समीक्षा की, बल्कि इसे एक परिणाम केंद्रित राष्ट्रीय अभियान में बदल दिया। प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठकों में इस योजना को समय से पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता और जवाबदेही से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया गया। प्रधानमंत्री की नियमित समीक्षा ने 10 मंत्रालयों और हर राज्य को एक साझा लक्ष्य से जोड़ा। इसी समग्र सरकारी दृष्टिकोण ने अमृत सरोवर मिशन को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा समग्र सरकार, वोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते, वोल ऑफ नेशन की बात करते, उस हिसाब से 50,000 से भी ऊपर जाके 68,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर जो है बनाए गए पूरे देश में। और अब यह अमृत सरोवर जो है उनकी प्रगति मीटिंग के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा समन्वय जो है मंत्रालयों के बीच में, सबके बीच में बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक पुराने तालाबों के पुनर्जीवन से लेकर नए जलाशयों के निर्माण तक एक विस्तृत और व्यवहारिक एक्शन प्लान जमीन पर उतारा गया। 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य था, लेकिन प्रगति के तहत इसमें काफी तेजी आई और आज देश के कोने-कोने में 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर तैयार हो चुके हैं, जबकि अमृत सरोवर मिशन का दूसरा चरण अभी जारी है। हर कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में फैला और 10,000 क्यूबिक मीटर या उससे अधिक जल धारण क्षमता के साथ इन जलाशयों के आसपास 23 लाख से अधिक छायादार वृक्ष लगाए गए। प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा का ही परिणाम है कि अमृत सरोवर आज जल संकट से निपटने का एक प्रभावी समाधान बन चुके हैं। इस योजना के तहत न केवल सतही जल की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि भूजल स्तर में सुधार हुआ है, सिंचाई को नया आधार मिला है और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है। अमृत सरोवर योजना के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये तालाबों की सफाई और सुंदरीकरण के तौर पे किया गया और यहाँ इसके अलावा ये लोकल के जो लोग हैं उनको एक रोजगार का साधन भी मिला है। अमृत सरोवर बन जाने की वजह से वाटर लेवल ई गाँव का बहुत अच्छा रहता है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से पेड़ों का विकास हुआ है, पेड़ लगाए गए हैं, पेड़ बड़े हुए, उससे हम लोगों को बेहतर जलवायु प्राप्त होती है, अच्छे लेवल में ऑक्सीजन प्राप्त होती है और मैं इन सब चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री की निरंतर प्रगति समीक्षा एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बनी, जिसने मिशन अमृत सरोवर को एक सामान्य सरकारी योजना से आगे बढ़ाकर कुशल, पारदर्शी और समुदाय संचालित राष्ट्रीय पहल में बदल दिया।
रेहड़ी पटरी विक्रेता किसी भी शहर या कस्बे की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हालांकि इनके सामने तमाम चुनौतियां भी होती हैं। इसके लिए जून 2020 में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की किस्मत को बदल दिया। साथ ही इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की से इसे विशेष मजबूती भी मिली है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति योजना यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने कई सरकारी योजनाओं की रफ्तार बढ़ाई है। उन्हीं में से एक योजना है पीएम स्वनिधि योजना, जिसने देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी बदली है। प्रधानमंत्री प्रगति योजना का मकसद है तेजी से फैसले, समय पर क्रियान्वयन और सीधे जमीन पर असर। इसी निगरानी और संवाद प्रणाली की वजह से स्वनिधि योजना को मिली है नई ताकत। कोरोना के टाइम से हमें लोन मिलना स्टार्ट हुआ। उस समय जब हमारे पास कोई कारोबार नहीं था, हम बहुत परेशान थे। कारोबार है पर उसके लिए पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं थे। सो भगवान की कृपा से, मोदी जी के आशीर्वाद से हमें लोन मिला। गवर्नमेंट ने लोन दिया, स्वनिधि ने लोन दिया, हमारा कारोबार चल निकला। पीएम स्वनिधि से कामगारों के हाथों में स्थायी ठिकानों के साथ 3 चरणों में ऋण की सुविधा मिल गई। पहले चरण में 10,000, दूसरे चरण में 20,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपए। लोन देने में स्पीड और पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा गया। संशोधित ऋण नियमावली में सुधार कर मंत्रालय की तरफ से पहले चरण का ऋण 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए, दूसरे चरण का ऋण 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए, जबकि तीसरे चरण में ऋण की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही समय पर भुगतान पर 7% की ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन देन पर 1,600 रुपए का कैशबैक और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई। लेकिन इतना सब कुछ काफी नहीं था। 27 अगस्त 2025 को पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया। इस योजना के लिए कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए हैं, जिसे 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। पीएम स्वनिधि से अभी तक 1,39,641 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के लोन दिए जा चुके हैं। 9 दिसंबर 2025 तक 47 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं एवं उनके परिवारों की प्रोफाइलिंग पूर्ण की जा चुकी है। यानी पीएम प्रगति से योजना की समीक्षा हुई, राज्यों से नियमित संवाद किया गया, जमीनी अड़चनें दूर की गई, जिसका नतीजा लगातार देखने को मिल रहा है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर रविवार शाम 7:35 पर आकाशवाणी गंगटोक से एक विशेष नेपाली ब्रेल बुलेटिन प्रसारित हुआ और इस बुलेटिन का वाचन दृष्टिबाधित सोनम रिकी ने किया। और ये सीआरसी सिक्किम और आकाशवाणी समाचार गंगटोक की पहली अनोखी संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों की क्षमताओं को प्रोत्साहित करना और ब्रेल लिपि के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। आज ब्रेल दिवस हो। ब्रेल प्रणालीको आविष्कारक लुई ब्रेलको सम्मानमा प्रत्येक वर्ष जनवरी 4 यो दिन मनाइन्छ। यसले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको पहुँच र सम्मान अवसर सुनिश्चित गर्नुमा ब्रेलको महत्वलाई प्रकाश पार्दछ। और पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बार फिर ऐसी खबरें जो सिर्फ सीमा नहीं ज़मीर को भी झकझोर देती हैं। कट्टरता के साए में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा, कानून के कमजोर होते हाथ और इंसानियत पर सवाल, इन हालातों ने भारत समेत पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के शासन में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई अल्पसंख्यक हिंदू युवक कट्टरपंथी उपद्रवियों की हिंसा का शिकार हो रहा है। कानून का भय खत्म हो चुका है। बांग्लादेश में जिस तरह से हालात हैं, उसे लेकर भारत में भी लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांगिया हिंदू महामंच ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ विरोध मार्च निकाला।
तो वहीं शनिवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में बांग्लादेश में मारे गए युवक की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। इस घटना पर वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में एक और हिंदू हुआ जिहादी झुंड की जहालत का शिकार। 3 दिन पूर्व बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास की हत्या कर दी गई। 31 दिसंबर को दुकान से लौटते समय उन पर धारदार हथियारों से हमला कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय की इस मामले पर पूरी नजर है। This is a sensitive issue which is to be tackled by the Ministry of External Affairs and they are doing it very well. Recently India's competent External Affairs Minister, he was there in Bangladesh. Since it is a matter relating to another country, as governor of a state, I do not want to comment further on that. इस बीच बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के नेताओं ने ढाका के गुलशन में स्थित बीएनपी के कार्यालय में पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। इन नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान अल्पसंख्यक नेताओं ने खालिदा जिया के निधन को बांग्लादेश के लिए एक बड़ी क्षति बताया। इस बीच नेताओं ने देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई और तारिक रहमान को इन घटनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिनमें बीएनपी से इन मांगों को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की अपील की गई। मुलाकात के दौरान तारिक रहमान ने कहा कि कानून व्यवस्था की बहाली जरूरी है ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और लोकतांत्रिक संस्थाओं का पुनर्निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक कार्यशील लोकतंत्र सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से हो। बैठक में अन्य बीएनपी नेताओं सहित अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लैटिन अमेरिका की धरती पर रात के अंधेरे में हुआ एक ऑपरेशन और पूरी दुनिया की राजनीति 2 खेमों में बटी हुई नजर आई। वेनेजुएला में सत्ता बदली, राष्ट्रपति अमेरिकी जेल में। शांति, कानून और संप्रभुता के सवाल पर फिर वैश्विक बहस के केंद्र में है और इस भू राजनीतिक भूचाल का असर अब कूटनीति से लेकर कारोबार तक महसूस किया जा रहा है। भारत ने इस पूरे प्रकरण पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है और विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी भारतीयों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई और रात के अंधेरे में ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर ले जाने की घटना के बाद वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वहां की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। उधर अमेरिकी सेना ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद न्यूयॉर्क के फेडरल जेल में बंद कर दिया है। शनिवार रात को जेल भेजने से पहले उन्हें ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी DEA के स्थानीय दफ्तर ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के लिए शांति, आजादी और न्याय चाहता है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां अब वेनेजुएला में तेल निकालने और बेचने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च करेंगी और इस पैसे से वेनेजुएला का विकास होगा। We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है। एक ओर जहां अमेरिका, स्पेन और बोलीविया जैसे कई देशों में रह रहे वेनेजुएला के लोगों ने जश्न मनाया और फ्रांस, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और इजराइल जैसे कई देशों ने अमेरिकी कदम का समर्थन किया, तो वहीं वेनेजुएला, अमेरिका और क्यूबा सहित कई देशों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। रूस और चीन जैसे कई देशों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव के बीच सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। रूस और चीन के समर्थन से कोलंबिया ने 15 सदस्यीय परिषद की बैठक का अनुरोध किया था। इस बीच वेनेजुएला के हाल के घटनाक्रम पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है।
विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का आह्वान करते हैं। साथ ही भरोसा दिया गया है कि कराकस स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के लोगों के संपर्क में है और उन्हें हर संभव मदद देता रहेगा। विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी भारतीयों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं और इस घटना के कानूनी, भू-राजनीतिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं। President Trump has cited accusations of Mr. Nicolas Maduro heading a drug syndicate. These allegations are unproven. वहीं वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद साल 2026 का पहला कारोबारी हफ्ता तनाव भरा हो सकता है। वेनेजुएला की घटना के बाद माना जा रहा है कि निवेशक सुरक्षित निवेश जैसे सोना और चांदी की ओर जा सकते हैं। साथ ही तेल की कीमतों में भारी उछाल की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वेनेजुएला तेल भंडार वाले बड़े देशों में से एक है और मौजूदा हालात के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।